आज हम सब वर्ग 10वीं के हिंदी किसलय पुस्तक के चैप्टर 4 में बाल गोविंद भगत और हुंजू का जलप्रपात जो चैप्टर 5 है उसके बारे में विशेष अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर 4 में क्या है, बाल गोविंद भगत। और ये बाल गोविंद भगत क्या है, तो यह एक रेखा चित्र है, तो इसको भी याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से बाल गोविंद भगत क्या है, कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखना सबसे पहली बात कि रेखा चित्र है। इसके बाद है कि दूसरा प्रश्न आ सकता है कि बाल गोविंद भगत के जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है, वो रामवृक्ष बेनीपुरी है। दूसरा कि रामवृक्ष बेनीपुरी को किस नाम से जाना जाता है, इसका उपाधि क्या मिला हुआ है, तो इन्हें उपाधि कलम का जादूगर के रूप में मिला हुआ है। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि कलम का जादूगर किन्हें, रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी को भी बोला जाता है। मुंशी प्रेमचंद को भी हम लोग पढ़े थे कि मुंशी प्रेमचंद जी को भी कलम का जादूगर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी को भी क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर। अब आगे आएंगे इस बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है उससे संबंधित जो जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे, यदि इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे इससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा प्रश्न आपका हल हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि बाल गोविंद भगत किस तरह के थे। तो ये कहते थे मंझोले कद के थे। मंझोले कद मीन्स न वो ज्यादा लंबे थे और न वो ज्यादा क्या थे, कम हाइट के थे, मध्यम हाइट के कह सकते हैं। 5.5 फीट के अकॉर्डिंग उनका हाइट या 5 से 5.5 फीट उनका लगभग हाइट रहा होगा। और वो किस, उनका कलर क्या था, काले थे या गोरे थे, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये गोरे थे, गोरे चिट्टे और मंझोले कद के ये व्यक्ति थे। कौन, बाल गोविंद भगत। इनका उम्र क्या था, तो याद रखना है इनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर था। जब ये 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उनका बाल क्या होता, पक जाता है। उनका बाल क्या था, पका हुआ था, मतलब कह सकते हैं वृद्ध अवस्था कर सकते हैं, क्योंकि 60 के ऊपर जाता है तो वो वृद्ध के अंतर्गत आता है। तो ये क्या थे, 60 वर्ष के ऊपर थे, इसलिए इनका क्या था, बाल पका हुआ था। याद रखना है, बाल पका मीन्स बाल कैसा, सफेद, सफेद बाल थे उनके। इसके बाद वो कपड़े किस तरह के कपड़े पहनते थे, तो वो कपड़े जो पहनते थे लंगोटी। पहले जमाने में लंगोटी पहना जाता था, लेकिन अभी मॉडर्न युग है, लोग लंगोटी पहनते नहीं है, लेकिन उस जमाने में वो लंगोटी पहनते थे। बहुत छोटा कपड़ा होता है जो लंगोटी के रूप में पहना जाता है। इसके बाद हमेशा वो कनपट्टी टोपी, यानी टोपी जो होता है पूरा फुल टोपी जिसको कहते हैं, पूरा कान जिसमें ढका हो, ऊपर ढका हो और यहाँ तक निकला हुआ, ठंडी के महीने में जो टोपी पहनते हैं, यानी इस तरह का ये कनपट्टी वाले टोपी पहनते थे। इसके बाद देखेंगे वो चंदन भी लगाते थे। क्या लगाते थे, चंदन। अब ये किस तरह के चंदन थे, तो ये रामानंदी। याद रखना है, जो चंदन लगाते थे उस चंदन का नाम है रामानंदी, क्योंकि चंदन भी ये देखते होंगे कि चंदन भिन्न भिन्न प्रकार के लोग लगाते हैं। कभी सिंगल लंबा खींचते हैं, कभी ऐसा खींचते हैं, कभी 3 लाइन का खींचते हैं। तो ये जो चंदन लगाते थे बाल गोविंद जी, वो रामानंदी चंदन लगाते थे। साथ ही जो चंदन लगाते हैं, जो साधु रहते हैं, वो तुलसी का माला पहनते हैं। वो भी तुलसी का माला गले में पहनते थे। कौन, बाल गोविंद भगत। अब इनके गुण किस गुण के थे, वो साधु थे। क्या थे वो, साधु। साधु थे इसलिए रामानंदी चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। लेकिन साधु के साथ साथ वो क्या थे, केवल घूमने वाले साधु नहीं थे, वो मांग करके अपना जीवन यापन नहीं करते थे, वो गृहस्थ भी थे। गृहस्थ मीन्स होता है जिसका परिवार भी हो और जो मतलब खाने पीने के लिए, जीने के लिए कुछ मेहनत भी करता है, तो उस प्रवृत्ति के थे, खेती बाड़ी भी करते थे और उसका परिवार भी था। तो वो गृहस्थ भी थे और वो साधु भी थे, इतना याद रखना है। इनकी पत्नी जिस समय लेखक इनको देखे हैं, इनके बारे में लिखे हैं, उस समय उनकी पत्नी क्या थी, डेथ कर चुकी थी, मर चुकी थी।
यानी उसकी पत्नी क्या थी, मर चुकी थी। तो ये भी याद रखना है, उनकी पत्नी जीवित नहीं थी। अब परिवार क्या था, परिवार में कौन कौन से लोग थे? तो इनके परिवार में एक बेटा था और एक बहू, यानी बेटा की जो पत्नी होती है वो थी, और दूसरा क्या है, उनके पास थोड़ा बड़ा खेत भी था। वही खेत से वो मेहनत करते थे और फसल उत्पादन करते थे और उसी से अपना जीवन यापन चला लेते थे। तो इस तरह इनका परिवार था। इसके बाद एक चीज याद रखना, वो शौच करने के लिए दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, वो अपने खेत में ही शौच करने के लिए बैठते थे। क्योंकि उस समय, अभी तो प्रत्येक परिवार में शौचालय की सुविधा हो गया है, लेकिन उस जमाने में शौचालय की सुविधा नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को खेत में ही जाना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, या ध्यान रखते थे कि हम शौच के लिए बैठे तो किसी दूसरे के खेत में नहीं बैठे। तो ये इस प्रवृत्ति के थे। इसके बाद देखेंगे अनाज, वो क्या करते थे, जब खेती का समय होता था खेती करते थे, अनाज उत्पादन करते थे, और अनाज उत्पादन करने के बाद वो क्या करते थे, सारे अनाज को लेकर के 4 कोस दूर, जहां पे कबीर पंथी का मठ था, जहां पे कबीर पंथी के लोग रहते थे, और वहां पे मठ बना हुआ था जहां पे कई सारे संत ऋषि मुनि रहते हैं, तो वहां पर ये सारे अपने अनाज को ले जाते थे और अनाज को वहां पे रख देते थे। उसके बाद वहां से जो कुछ प्रसाद के रूप में उसको मिलता था उसको लेकर के फिर घर आते थे और उसी से वो जीवन यापन करते थे। तो इस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, साधु के साथ साथ वो गृहस्थ भी थे। उसके बाद क्या है, उनका जो अलग सा गुण है, वो संगीत का बहुत प्रेमी थे और हमेशा संगीत गाते रहते थे। यानी ये एक तरह का अलौकिक गायक थे, यानी संगीत के क्षेत्र में उन्होंने इस तरह का वर्क कर रहे थे जो इन्हें अलौकिक गायक के रूप में देखा जाता है। अलौकिक मीन्स होता है उसके जैसा और गाने वाला कोई व्यक्ति उसके क्षेत्र में नहीं था। और वो हमेशा किस चीज को गाते थे, तो हमेशा कबीर के पद को गाते थे। कबीर के पद, कबीर के जो दोहे होते हैं, इस तरह के दोहे को वो हमेशा गाते थे, जो समाज को कहीं ना कहीं सुशोभित करने वाला इनका गायन था। तो हमेशा इस चीज को गाते रहते थे। वही नहीं, जब वो काम करते रहते थे, जैसे कि खेत में वो धान रोपने का काम किए, धान रोप रहे हैं, उस समय भी अपने मग्न में रहते थे और कबीर के जो पद होते हैं उसको हमेशा गाते रहते थे और क्या करते थे, धान रोपते रहते थे बिल्कुल मग्न में। उनके गाने को सुन करके अन्य जो लोग काम करते थे वो भी काफी खुश रहा करते थे। इस प्रवृत्ति के ये थे। इसके बाद इनके संगीत के जो बोल हुआ करते थे, कई तरह के बोल हैं संगीत के, लेकिन कुछ जो बोल थे खास तौर पे वो रात को गाते थे। रात में वो सबसे पहले उठ जाते थे। कि जो इस तरह के लोग होते हैं भक्ति भाव से जुड़े होते हैं, अभी भी हम लोग अपने क्षेत्र में भी देखते हैं, जो भक्ति भाव से जुड़े व्यक्ति हैं वो सवेरे उठ जाते हैं, सीताराम करते हैं या अन्य तरह की गाना को गाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं शोभा बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पे वो जो रात में सवेरे उठ करके जो गाते थे कौन सा गीत, तो तेरी गठरी में लगा चोर, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कहने का तात्पर्य है, लोग को संकेत के रूप में बताते थे कि अब सवेर हो गया है, अब आप लोग उठिए और चलिए अपने अपने क्षेत्र में जो काम है उसमें लग जाइए। तो ये गाना गाते थे, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस तरह का ये गाना गाते थे। इसके बाद देखेंगे गायन में, अब वो कभी कभी समूह में भी गाते थे। जब समूह में गाते थे तो खंजरी का उपयोग होता था, खंजरी होता बजाने वाला, और फिर करताल जो होता है इस तरीके से जो बजाते हैं, ये सब मतलब जैसे कि कीर्तन जैसे किया जाता है, इसी तरह का सामग्री का इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, समूह में भी गाते थे और अन्य लोगों के साथ बुला लेते थे। उनके साथ जो मुख्य व्यास के रूप में वो प्रस्तुति करते थे और साथ में उनके साथ और भी कई सारे जो साथी होते थे वो भी गाते थे। तो इस तरह का इनका जीवन यापन चलता था। इसके बाद उनका जो बेटा है, एक ही बेटा है, वो बेटा कैसा है, सुस्त है और भोदा है। सुस्त और भोदा मीन्स हुआ आलसी जैसा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं शुरू से ही, जन्म से ही सुस्त रहते हैं, उसको किसी तरह आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, फिर वो उसका कुछ न कुछ मेंटलिटी ऐसा होता है, मानसिक प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वो सुस्त और भोदा रह जाता है। गांव घर में बहुत सारे ऐसे
बच्चे हैं। मेरे गांव में एक श्यामा नाम का लड़का है, वो भी सुस्त और भोदा जैसा हम कह सकते हैं। तो इसी तरह के कई सारे बच्चे होते हैं जो उसका शुरुआती से ही मानसिक कुछ न कुछ सुस्त जैसा होता है। तो इस तरह के इनके बच्चे थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे लोग होते गांव घर में जिसका बच्चा सुस्त रहता है, उसको दरकिनार करके चलते हैं। लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे, बाल गोविंद भगत, सुस्त था उसका बेटा, फिर भी उसको बहुत ज्यादा मानते थे। मतलब जैसे एक अच्छे बच्चे को माना जाता है, इस तरीके से उनको मानते थे। इसलिए क्या करता है, उनका बहुत तरह का उपाय करके वो अपने बच्चे का शादी भी करवा लेते हैं। और यही होना चाहिए, अपने बच्चा चाहे जैसा भी हो और उसके जो जो चीज की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति हर उसके माता पिता का दायित्व होता है कि वो उसकी पूर्ति करवाए। तो वो काम किए थे। उसके बाद देखेंगे इनके पुत्र वधु मीन्स होता पुतहु, जो वो भी बहुत क्या थी, सुभग थी, बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, भोली भाली थी, सुशील, बहुत समझदार थी, जो घर का सारा वर्क संभाल कर रखती थी। तो निश्चित तौर पर उसके जो पुत्र वधु थी वो काफी बेहतर स्वभाव की थी, जिस तरह की महिला होनी चाहिए वैसी महिलाएं थी। इसके बाद देखें पुत्र के मृत्यु पर अब होता क्या है, जो इस तरह का सुस्त हो या किसी ने कोई प्रॉब्लम होता है शरीर पे, तो उसका कहने कहीं उम्र जो होता है कुछ कम हो जाता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह का क्या होता है, उनके पुत्र का मृत्यु असमय हो जाता है। असमय मतलब शादी के कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाता है। अब जब शादी की मृत्यु हो जाता है, इसके बाद क्या करता है, अब उसको चटाई पर सुला दिया जाता है। तो अपने जो मृत शरीर है, उनका बेटा बाल गोविंद भगत जी का जो बेटा है, और मृत्यु बाद उसे क्या करता है, चटाई पर सुला दिया जाता है। और फिर पुत्र वहां पे कई तरह के वो भी गाना गाते हैं, और वो गाना जो कहीं ना कहीं मृत्यु के तत्पश्चात गाया जाता है, जो वास्तविकता है समाज के, समाज को दिखाने के लिए। तो इस तरह का वो गाते हैं। और इतना ही नहीं, पुत्र वधु यानी अपने पुतहु को वो कहते हैं क्या करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। मतलब अब कोई बात नहीं, अब वो चले गए, कहाँ चले गए, तो जहां से आए थे, यानी वो आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चला गया है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो किसको कह रहे थे, अपने पुत्र वधु को कह रहे थे। फिर बाद में क्या होता है, अब जब उसकी दाह संस्कार कर दिया जाता है, इसके बाद जो पुत्र वधु है उसके भाई को बुलाया जाता है, और फिर बोलता है कि आप इसको लेते जाइए, क्योंकि अब यहाँ कैसे रहेगी, इसको ले जाइए और इसकी शादी जो है कहीं दूसरे जगह दूसरे व्यक्ति से करवा दीजिएगा। पर उसकी जो पुत्र वधु है, मतलब जो उसके प्रति प्रेम है, अपने ससुर के प्रति और परिवार के प्रति, वो जाना नहीं चाहती है। इसलिए नहीं जाना चाहती और कहती है यदि हम चले जाएंगे तो फिर आप कैसे रहिएगा। तो उस प्रवृत्ति की महिलाएं थी। लेकिन इस समय में अभी का जो समाज है, अभी में ऐसा महिला मिलना बहुत कम मुश्किल होता है। तो इस स्वभाव की थी, जो परिवार के साथ जुड़कर रहती थी, और परिवार की तो किस तरीके से देखभाल करना, परिवार के साथ किस तरह का प्रेम भाव रखना है, वो सारे गुण किसमें थी, तो उसके पुत्र वधु में थी। फिर अंत में क्या होता है, फिर भी ये भी बहुत सोच समझ वाले थे बाल गोविंद भगत जी, वो भी अंततः बोलता है नहीं, तुमको जाना ही होगा, क्योंकि ये भी समझते थे कि यदि इसको अभी मान लो ठीक है कुछ दिन मेरा ख्याल करेगी, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो फिर किस तरीके से जीवन यापन करेगी। इसलिए बाल गोविंद भगत जी जिद करके उनको क्या करता है, वापस भेज देता है, और बोलते हैं वो कि तुम यदि नहीं जाओगे तो मैं ही चले जाऊंगा घर छोड़ करके। इसलिए अंततः उनको वापस उसके भाई के साथ भेज दिया जाता है। आगे देखेंगे क्या है, अंतिम में वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और गंगा स्नान के लिए वो प्रत्येक वर्ष जाते थे, जबकि उसके घर से उसकी दूरी क्या थी, 30 कोस। अभी के जमाने 30 कोस पैदल जाना, गाड़ी से लोग नहीं जाता है इतना दूरी, प्रत्येक साल की बात होती। लेकिन वो प्रत्येक साल, क्योंकि वो साधु प्रवृत्ति के थे और जो मन में ठानते थे वो करते थे, तो प्रत्येक साल वो 30 वर्ष की दूरी पैदल करते थे। और जिस समय वो जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, उस समय वो भूखे जाते थे। अभी के लोग तो खूब खाते पीते लोग कोई तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन उस समय वो
गंगा स्नान करने के लिए कैसे जाते थे? भूखे जाते थे, केवल पानी कहीं कहीं पी लेते थे, लेकिन भोजन का बिल्कुल उपयोग नहीं करते थे। और वो उसी तरह क्या करते हैं, मृत्यु तत्पश्चात वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो जब ये कोई यात्रा कोई करता है तो निश्चित तौर पर थकान महसूस होता है और कुछ चिंता भी हो जाता है, क्योंकि उसका पुत्र भी दुनिया छोड़ चुका है, उसका पुत्र वधु भी अब घर से अलग हो गई है। तो जो एक परिवार था, उस परिवार कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। तो ये भी चिंता इसके मन में था, और चिंता से कई तरह की बीमारी शरीर में होता है, इसको याद रखना है। चिंता से क्या होता है? बीमारी होता है। चिंता से बीमारी, और जब जिसको बीमारी होगा उसकी मृत्यु तो होगा ही। और इसी प्रकार क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाता है जब गांव समाज के लोग देखता है कि सवेरे, प्रत्येक सवेरे उठ करके जो गाने वाला व्यक्ति है वो आज नहीं गा रहा है, फिर सवेरे में जाकर इसको देखा जाता है तो देखता वो मृत इनका शरीर हो चुका है। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो निश्चित तौर पे इस पाठ को, वीडियो को एक बार यदि अच्छे से देख लिए तो निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। अब हम